हेलो सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ मिल रहे हैं। क्लास है एमए एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी। एमए एमएससी प्री ज्योग्राफी पेपर है फर्स्ट भौगोलिक चिंतन का इतिहास। यूनिट है सेकंड। यूनिट सेकंड का टॉपिक है भौगोलिक विचारधारा। भौगोलिक विचारधाराओं में से प्रश्न बन के आया है। भौगोलिक चिंतन में वैज्ञानिक है जो भूगोलवेत्ता है कार्ल सावर। कार्ल सावर का योगदान का आकलन कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले कार्ल सावर जो भूगोलवेत्ता थे। देखिए ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं इनके परिचय। परिचय की बात करते हैं। कार्ल सावर इनका जो समय पीरियड है वो है 1889 से 1975 तक 20वीं शताब्दी के प्रमुख अमेरिकी कौन थे? ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इनका जन्म 1889 में निवासी के अंदर यूएसए के मिसौरी राज्य में, यूएसए के मिसौरी राज्य में मिसौरी राज्य के अंदर हुआ है। और यहाँ का कौन सा नगर था मिसौरी राज्य का? वो था वारेंटन नगर। वारेंटन नगर के अंदर मुख्य रूप से हुआ था। इन्होंने 1908 में वारेंटन कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त की। यानी 1908 के अंदर इन्होंने क्या किया? स्नातक उपाधि। स्नातक उपाधि प्राप्त की तथा इसके बाद 1908 में इन्होंने स्नातक उपाधि कर ली थी। ठीक है, इसके तुरंत बाद इन्होंने 1915 में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से सेल्सबरी के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। 1915 में ही इनकी नियुक्ति मिशिगन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक पद के रूप में हो गई। 1923 के अंदर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में भूगोल के प्रोफेसर और अध्यक्ष रूप में ये नियुक्ति हुई है। सैकड़ीय सेवा से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात सावर ने कुछ काल तक अमेरिटिस प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया था। सावर अपने संपूर्ण शैक्षिक जीवन में भौगोलिक समस्याओं के अध्ययन, अध्यापन और ये शोध कार्य में संलग्न रहे। यानी पूरा जीवन इन्होंने समस्याओं को देखा, फिर उन पर अवलोकन किया, फिर उन पर शोध कार्य किया कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही है और उन पर किस प्रकार से निजात यानी उपाय किया जा सकता है। अब बात करते हैं कार्ल सावर की जो है रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं, बुक्स है, निम्न है। नंबर फर्स्ट अगर बात करें, जैविक विश्व का मानव उपयोग। जैविक विश्व का
मानव उपयोग। इनकी फर्स्ट जो बुक थी कृति थी ये 1920 के अंदर प्रकाशित हुआ। ठीक है। ह्यूमन यूज ऑफ ओरिजिनल वर्ड, सेकेंड इनकी जो बुक थी दूसरी वो औजार खोज भूमि, औजार खोज भूमि पटारी भूगोल का अध्ययन, पटारी भूगोल का अध्ययन। ठीक है। नंबर थर्ड है, ये भी 1920 के अंदर ही प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट बुक है इनकी भूदृश्य की आकारिकी। भूदृश्य की आकारिकी, ठीक है। ये 1925 के अंदर प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी फोर्थ जो रचना है वो है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल यानी कल्चरल ज्योग्राफी जो 1931 के अंदर। अगला है जो इनकी भूगोल का परिचय, भूगोल का परिचय नामक बुक है। ये 1932 के अंदर प्रकाशित हुई। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 है वो है उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या। उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या। ठीक है। ये 1935 के अंदर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है इनकी वो है ऐतिहासिक भूगोल की भूमिका। ऐतिहासिक भूगोल की भूमिका। ऐतिहासिक भूगोल की भूमिका है ये 1941 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो आपने इन सभी बुकों को लिख लिया होगा। इसके बाद इनकी 2 बुक और है, मैं नीचे लिख देता हूं इसमें। कृषि का उद्गम और प्रसार, कृषि का उद्गम और प्रसार, ये इनकी बुक है 1952 के अंदर आई। ठीक है। आप इन बुकों के नाम लिख लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद इसको मिटा रहा हूं। अगली जो लास्ट बुक है इनकी वो है एक भूगोलवेत्ता का शिक्षण। एक भूगोलवेत्ता का शिक्षण। ठीक है। ये बुक आई थी कि 1956 में, यानी तो ये हो गई इनकी 9 कृतियां, यानी इनको रचनाएं बोल सकते हैं हम। ठीक है। इसके बाद देखो कार्ल सावर की निम्न विचारधारा।
देखो कॉलसावर की विचारधारा, विचारधाराएं निम्न है मुख्य रूप से। नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो नंबर फर्स्ट है भूविस्तारीय संकल्पना। भूविस्तारीय संकल्पना भूविस्तारीय संकल्पना, इसके बारे में देखो, या इसे बोल सकते हैं क्षेत्र विवेचन की संकल्पना भी बोल सकते हैं, या क्षेत्र विवेचन की संकल्पना। क्षेत्र विवेचन की संकल्पना या भूविस्तारीय, देखो इसके अंदर इन्होंने हेटनर की भूविस्तारिक संकल्पना की को नए प्रकार से, यानी जो ये है मुख्य रूप से किसकी संकल्पना हेटनर ने दी थी, पर इन्होंने हेटनर की जो इसको नए रूप से व्याख्या की। अब सावर के अनुसार कॉलसावर के अनुसार इस संकल्पना भूगोल का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय अध्ययन है। विद्यालय का प्रत्येक बच्चा जानता है कि भूगोल विभिन्न देशों के संबंध में सूचना देता है। किसी अन्य विषय ने क्षेत्रीय अध्ययन का दावा नहीं किया है। ठीक है, हेटनर के विचारों को उपयुक्त मानते हुए कॉलसावर ने क्षेत्रीय विभिन्नता की व्याख्या भी की थी। इन्होंने बताया कि किसी प्रदेश का निरंतर विकास प्रक्रिया में संलग्न रहते हुए मानव क्षेत्रीय भूदृश्य में परिवर्तन करता है। यानी इन्होंने क्या बताया कि किसी प्रदेश में निरंतर विकास प्रक्रिया के संलग्न रहते हुए मानव क्षेत्रीय भूदृश्य में परिवर्तन करता है। यानी विकास तो करता है और मानवीय जो दृश्य दिखाई देता है उसमें भी क्या कर देता है, परिवर्तन होता रहता है, चेंजेबल होती रहती है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भिन्नता उत्पन्न होती है। यानी क्षेत्रीय भिन्नता आपको दिखाई देती है पर्टिकुलर हर जगह से। जैसे हम पहले किसी क्षेत्र में गए थे, उसके बाद में वहां पे 10-5 साल तक गए नहीं, उसके बाद अगर वापस जाके देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलर जितने भी चेंजेस हो जाएंगे तो वो मानवीय दृश्य के रूप में भिन्नता। अब देखो क्षेत्रीय भिन्नता एक चीज है, क्षेत्रीय भिन्नता यहाँ पे तो शब्दावली का सर्वप्रथम 1925 में कॉलसावर ने प्रयोग किया था। 1925 में इन्होंने ही प्रयोग किया था क्षेत्रीय भिन्नता शब्द का। बाद में हॉडसन ने इसकी विस्तृत व्याख्या भी की थी। अब अगला है जो सेकंड है वो देखो भूदृश्य की संकल्पना। भूदृश्य की संकल्पना, भूदृश्य की संकल्पना 1925 में जो प्रकाशित बुक थी इनकी भूदृश्य की आकारिकी में इस संकल्पना का विस्तृत विवेचन किया। इन्होंने जर्मन शब्द लैंडस्केप के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। यानी इन्होंने शब्द दिया था जो लैंडस्केप का प्रयोग किया था। सावर प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग किया था। यही प्रथम जो वैज्ञानिक थे यानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लैंडस्केप शब्द का इस्तेमाल किया था। इन्होंने भूदृश्य का प्रयोग दृश्य तत्वों के समुच्चय और क्षेत्र प्रदेश दोनों अर्थों में किया। यानी जो दिखाई देने जितने भी दिखाई देने वाले तत्व हैं उनके रूप में तथा जो मुख्य रूप से प्रदेश के अंदर है क्षेत्र दोनों को ही इन्होंने इस संकल्पना में सम्मिलित किया। सावर ने भूदृश्य को 2 वर्गों में विभक्त किया। नंबर फर्स्ट है इन्होंने 2 वर्ग बताए इसमें, और 2 वर्ग कौन कौन से बताए हैं। नंबर फर्स्ट अगर बात करते हैं प्राकृतिक दृश्य, नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक दृश्य और नंबर सेकंड है वो है सांस्कृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य और सेकंड है सांस्कृतिक दृश्य, 2 वर्गों में विभक्त किया। इनके अनुसार
संपूर्ण भूदृश्य में प्राकृतिक तत्वों के समुच्चय स्वरूप को प्राकृतिक भूदृश्य, यानी जो प्रकृति में मुख्य रूप से सारी चीजें बाउंड्री में पाई जाती है, जितनी भी प्राकृतिक, उन्होंने प्राकृतिक दृश्य के अंदर रखा। तथा सेकंड है सांस्कृतिक दृश्य, और मानवकृत समस्त तत्वों को समुच्चय रूप से सांस्कृतिक, यानी मनुष्य के द्वारा जितने भी निर्मित तत्व है प्रकृति पर, वो किसमें रखे गए? सांस्कृतिक तत्व के अंदर रखे गए। भूगोल में भूतल का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में किया जाता है। अतः भौगोलिक अध्ययन में सांस्कृतिक भूदृश्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक भूदृश्य के अध्ययन में यह समझने में सहायता मिलती है, यानी अपन जब सांस्कृतिक दृश्य का अध्ययन करते हैं तो उस समय हमें को यह समझने में सहायता मिलती है कि पृथ्वी तल यानी भूतल के वर्तमान भूदृश्य का स्वरूप किस सीमा तक मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है, यानी मानव ने जितनी भी क्रियाकलाप किया है उनका कहां तक परिणाम है और कौन सा परिणाम है। इस प्रकार सावर ने सांस्कृतिक भूदृश्य की विस्तृत व्याख्या की और सांस्कृतिक भूगोल को स्थापित किया। कॉल सावर ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली जो संकल्पना है थर्ड, वो देखो। अगली संकल्पना है तीसरे नंबर की, वो है संभववाद। संभववाद की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉसिबिलिज्म, ठीक है। कॉल सावर मुख्यतः संभववादी विचारधारा के, ये इनके प्रत्यक्ष समर्थक थे। इनके अनुसार किसी प्रदेश के भूदृश्य, विशेषतः सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास में मानव की सर्वाधिक सशक्त भूमिका होती है। मानव अपनी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था तथा अपने व्यवहारिक स्तर से भौतिक एवं जैविक पर्यावरण को रूपांतरित करके इन्हें अपनी रुचि व आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। यानी जितने भी अपनी जो प्रकृति में वस्तुएं पाई जाती है उनको मानव अपने अनुरूप उनको परिवर्तनशील कर देता है, यानी चेंजेस कर देता है, और फिर क्या करता है, उनको अपने रूप में अनुरूप में ढाल के उनको उपयोग में लेता है। जैसे मान लो कोई भी संसाधन हो यहाँ पे, या कोई भी अन्य वस्तु हो, या कोई भी रूप परिवर्तन संसाधनों को यूज में लेता है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने मानव अपनी सावर के अनुसार भूतल पर स्थित सांस्कृतिक भूदृश्य, खेत हो, भले जो धरातल पे दिखने वाले जो भूदृश्य है, जैसे खेत हो, कृषि फार्म हो, घर हो यानी भवन हो, खाद्यान्न हो या कारखाना हो, अधिवास हो या सड़कें हो, रेल मार्ग हो, पतन आदि की स्थापना से उसके प्राकृतिक स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन हो गया है, और यह सब निश्चित रूप से मानव के कार्यों और प्रयत्नों का ही प्रतिफल है। अतः मानव को अन्य जैविक तत्वों की भांति प्रकृति द्वारा नियंत्रित तत्वों के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। वह निश्चित रूप से भूतल का रूप परिवर्तक है, यानी मानव को क्या कहा जाता है कि रूप परिवर्तक मुख्य रूप से, यानी पृथ्वी पे कुछ न कुछ चेंजेस करता रहता है। अब है फोर्थ, जो इनकी जो संकल्पना है वो देखो, सांस्कृतिक उद्गम स्थल। सांस्कृतिक उद्गम स्थल सांस्कृतिक उद्गम स्थल यानी कल्चरल हर्ट। कल्चरल हर्ट यानी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसने किया था? कॉल सावर ने। और किसके संदर्भ में किया था इन्होंने? कल्चरल हर्ट। कल्चरल जो हर्ट है, शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कॉल सावर ने कृषि पद्धतियों के उद्गम स्थल के संदर्भ में किया था। किसके संदर्भ में किया था? कृषि पद्धतियों के उद्गम स्थल के संदर्भ में। प्राचीन काल में भूतल के जिन भागों में विशिष्ट मानव सांस्कृतिक या संस्कृति समूह की उत्पत्ति हुई थी, उसे सांस्कृतिक उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है।
मेसोपोटामिया, इसमें कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, नील घाटी, अफ्रीकी सूडान, मध्य अमेरिकी, पेरू, एंडीज आदि विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक भूदृश्य और ऐसे स्थल है यहां से मानव संस्कृतियों का विचरण विश्व के अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे फैलता गया। तो प्राचीन समय में जो विकास हुआ था, तो प्राचीन जो सभ्यता है उनके अनुसार भी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो संकल्पना है वो प्राचीन सभ्यताओं के अंदर भी देखने को मिलती है। तो ये था कौन सावरकर भौगोलिक चिंतन जो अपना फर्स्ट पेपर है एमए प्री ज्योग्राफी का, उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।